नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश का वंश इल्बारी तुर्क था। उसका पिता इलाम खां अपने कबीले का प्रधान था। इल्तुतमिश सुंदर और बुद्धिमान था तथा उसका पिता प्रेमवश उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था। इसी कारण वह अपने भाइयों की ईर्ष्या का पात्र बन गया, जिन्होंने उसे धोखे से एक मेले में ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। इसके पश्चात इल्तुतमिश को पुनः 2 बार बेचा गया और अंत में जमालुद्दीन महमूद नामक एक व्यापारी ने उसे खरीद लिया और उसे बेचने के लिए गजनी ले गया। वहाँ उसे सुल्तान मोहम्मद गोरी ने खरीदना चाहा, परंतु मुँहभागी नाराज़गी न मिलने के कारण जमालुद्दीन ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक की दृष्टि उस पर पड़ी और क्योंकि उसको गजनी में खरीदा और बेचने में निषेध था, इसी कारण उसे दिल्ली ले जाया गया, जहाँ ऐबक ने उसे खरीदा। इल्तुतमिश ने किसी प्रकार और क्या शिक्षा प्राप्त की, इसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है, परंतु वह शिक्षित व्यक्ति, साहसी सैनिक और योग्य नेता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे आरंभ में सर-ए-जादार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का पद दिया। इसके पश्चात वे उन्नति करते हुए शीघ्र ही अमीर-ए-शिकार के पद पर पहुंच गया। ग्वालियर के किले की विजय के पश्चात उसे वहां का किलेदार भी बना दिया गया। इसके पश्चात उसे बरन का इक्ता सौंपा गया और अंत में उसे दिल्ली राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बदायूं का इक्ता प्रदान कर दिया गया। 1206 में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के अभियान में इल्तुतमिश सुल्तान मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ था। इल्तुतमिश ने जिस साहस और कौशल का परिचय युद्ध में दिया, उससे प्रसन्न होकर मोहम्मद गोरी ने ऐबक को उसके साथ भला व्यवहार करने की सलाह दी और उसे दासता से मुक्त करने का आदेश दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात सिपहसालार अमीर अली इस्माइल ने दिल्ली के तुर्क सरदारों की सहमति लेकर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। 1211 में आराम शाह को परास्त किया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश ने जिस कार्यकुशलता का परिचय दिया, उसी से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे अमीरुल उमरा के पद पर नियुक्त कर दिया। अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका, अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह को लाहौरी गद्दी पर बैठाया, परंतु दिल्ली के तुर्क सरदारों और नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का गवर्नर था, दिल्ली आमंत्रित किया गया और उसे राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जड नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई और इस तरह ऐबक वंश के बाद इल्बारी वंश का शासन प्रारंभ हो गया। 1215 से 1217 के बीच इल्तुतमिश को अपने 2 प्रबल प्रतिद्वंदियों यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाजा से संघर्ष करना पड़ा। 1215 में इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया और 1217 में इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाजा से लाहौर छीन लिया और 1228 में उच्च पर अधिकार कर नासिरुद्दीन कुबाजा से बिना शर्त समर्पण करने के लिए कहा। अंत में कुबाजा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली और इस तरह इल्तुतमिश के दोनों प्रबल प्रतिद्वंदियों ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाजा का अंत हुआ। अब इल्तुतमिश के लिए
सत्ता प्राप्ति में कोई और बाधक तत्व नहीं रह गए। 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल में स्वतंत्र शासक हिशामुद्दीन एवाज के विरुद्ध अभियान छेड़ा। एवाज ने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, पर इल्तुतमिश के पुनः दिल्ली लौटने पर एवाज ने पुनः विद्रोह कर दिया। इस पर इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने 1226 के लगभग उसे पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। 2 वर्षों के उपरांत नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद मलिक इख्तियारुद्दीन बलखा खिलजी ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1230 में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया। संघर्ष में खिलजी मारा गया और एक बार फिर बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंबोर और 1227 में परमारों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले को भी घेरा और वहाँ के शासक मंगलदेव को पराजित कर दिया। 1233 में चंदेलों के विरुद्ध और 1234-35 में उज्जैन और भिलासा के विरुद्ध उसने अभियान का सफल नेतृत्व किया और उनके शासकों को पराजित कर दिया। इल्तुतमिश के नागदा के गहलोतों और गुजरात के चालुक्यों पर किए आक्रमण विफल हुए। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बामियान के विरुद्ध हुआ। फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश के सम्मान में खिल्लत एवं प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ। खलीफा ने उसे इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम यानी महान शासक की उपाधि प्रदान करी। प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत का एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया। इस स्वीकृति से इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने और दिल्ली के सिंहासन पर अपनी संतानों के अधिकारों को सुरक्षित करने में सहायता मिली। खिल्लत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण करी। 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का गठन भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। आरंभ में ही कुछ कुतुबुद्दीन के समय के सरदार और मोहम्मद गौरी के समय के सरदारों ने इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठने का विरोध किया। इल्तुतमिश ने उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया, परंतु वह उन्हें कभी अपने पूर्ण विश्वास में नहीं ला सका। इसी कारण उसने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से विख्यात हुआ। वे गुलाम सरदार उसी के द्वारा खरीदे गए थे। उन्हें राज्य में प्रतिष्ठित पदों पर प्रदान कर दिए गए और प्रशासन में उनका सहयोग लिया गया। वे पूर्णतः इल्तुतमिश पर निर्भर करते और उन्हीं के कारण उच्च पदों पर पहुंचे थे। इस कारण वे इल्तुतमिश के प्रति सर्वदा वफादार रहे। इससे इल्तुतमिश की कुतुबी एवं मुइज़ी सरदारों पर निर्भरता समाप्त हो गई। यानी 40 गुलामों के दल का गठन करना भी इल्तुतमिश की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का प्रचलन भी किया। इक्ता प्रथा मध्य एशियाई मुस्लिम राज्यों में प्रचलित थी और भारत में इसे प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इक्ता का शाब्दिक अर्थ था भूभाग। इक्ता 2 प्रकार की होती थी, छोटी इक्ता, बड़ी इक्ता। छोटी इक्ता बोझ अनुदान होते थे जो लोगों को सैनिक सेवाओं के बदले दिए जाते थे और जिन्हें प्रदान किए जाते थे उन्हें इनसे केवल भूराजस्व वसूल करने का अधिकार ही होता था। साथ ही बड़ी इक्ताओं की भांति प्रशासनिक उत्तरदायित्व जुड़े नहीं होते थे। जहाँ तक बड़ी इक्ताओं का सवाल है, वे प्रांत की भांति होते थे। उच्च स्तरीय कर्मचारियों को दिए जाते थे जिन्हें मुक्ता अथवा कभी कभी वली भी कहा जाता था। मुक्ता अपने प्रदेश की केवल प्रतिरक्षा ही नहीं करते बल्कि वहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी वो करते थे। इस प्रकार इक्ता प्रथा प्रचलन करना भी इल्तुतमिश के लिए कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण कार्य था। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में भी काफ़ी सुधार किए। उसने पूर्णतः अरबी ढंग के चांदी का एक नया सिक्का चलाया जो तोल में 175 ग्रेन का होता और जिसे टंका कहा जाता था। चांदी के टके के साथ साथ उसने छोटे सिक्के के रूप में तांबे के जीतल का प्रचलन भी किया। नेल्सन राइट ने सही लिखा है कि दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है।
वह निसंकोच कहा जा सकता है कि यह टका, जिसे कि इसकी तौल से स्पष्ट है, बाद के सुल्तानों के टके के लिए एक नमूना था और उन्हीं से आधुनिक रुपये का विकास हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि इल्तुतमिश के यह कार्य एक महान मुद्रा विशेषज्ञ की ओर दावा करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में भी काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए। इल्तुतमिश के समय न्याय व्यवस्था का भी पूर्णतः प्रबंध किया गया था। इब्न बतूता लिखता है कि शाही महल के द्वार पर 2 सींगों की मूर्तियाँ रखी थी, जिनके मुख में लगी जंजीर को खींचने से घंटी बजती थी। जिस कोई फरियादी करनी होती, वह इस जंजीर के द्वारा सूचना दे देता था और शाही कर्मचारी तुरंत उसकी बात सुनने के लिए पहुंच जाते थे। यह व्यवस्था रात के समय के लिए थी। दिन में केवल लाल वस्त्र पहनकर आने से ही समझ लिया जाता था कि व्यक्ति को कुछ कष्ट है। सुल्तान के आदेश अनुसार तुरंत ऐसे व्यक्तियों की फरियाद सुनी जाती थी। इब्न बतूता का यह कथन हो सकता है अतिशयोक्तिपूर्ण हो, परंतु इससे इतना तो स्पष्ट है कि इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इल्तुतमिश ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी निर्माण कार्य कराया। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जाम मस्जिद एवं नागौर की अतारकीन के दरवाजे का निर्माण भी कराया। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही कराया था। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना भी कराई। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो एक कक्षीय मकबरा है। धन्यवाद।